नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। और जैसा कि हम पिछली कुछ कक्षाओं के अंदर बात कर रहे हैं, है ना, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का जो प्रीवियस ईयर के अंदर 2018 में आरपीएससी का जो प्रश्न पत्र आरपीएससी के द्वारा जारी किया गया था, दिया गया था आप लोगों को, उसमें किस प्रकार के प्रश्न थे, उस प्रश्न पत्र का स्तर जानने की बात कर रहे हैं और प्रश्नों को कैसे हल करना है वो भी, है ना। चूंकि आरपीएससी के द्वारा दिया गया है, अच्छे प्रश्न है और उन प्रश्नों का जो हम लोग यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा समझ लें, उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 75 प्रश्न हल कर लिए थे। अब 75 से आगे के प्रश्नों के बारे में हम आज की इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेते हैं सर, आधा पौन घंटा आपका, क्योंकि पूरे दिन आप जो है बिजी रहते हैं, है ना। दूसरी भी तैयारी करनी पड़ती है आपको, दूसरा विषय भी, दूसरा पार्ट भी आपको पढ़ना है। तो चलिए ठीक है, एज यानी एक लेवल को जानने के लिए हम कुछ समय इस पेपर के लिए भी हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जिन विद्यार्थियों ने पहले वाले 75 प्रश्न नहीं देखे हैं, तो आप YouTube के ऊपर वो सारे के सारे वीडियो आपके पास में अवेलेबल हैं, पार्ट 1, 2, 3 के रूप में। आप उनको जो है प्ले कर लें, उनको देख लें। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सेकंड ग्रेड के बाद में फिर अपना टारगेट, अपना फोकस थोड़ा चेंज हो जाएगा और वहां से रीट के ऊपर अपना जो है टारगेट होने वाला है। तो रीट के भी कुछ प्रश्न हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास के अंदर 75 से आगे क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में हम बात करते हैं। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, वो त्रिभुज कैसा है? ध्यान दीजिए, आपका जो त्रिभुज है उसमें 3 शीर्षों की बात आपके पास में है, 4, 0, -1, -1 और 3, 5, ये 3 शीर्ष दे दिए। अगर मैं इनको चाहूं तो नामकरण कर लूं, कुछ भी नहीं है सर, बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। और जब आप देख रहे हैं तो त्रिभुज यानी तीनों भुजाओं का माप आप निकालें, दूरी सूत्र की बात करें। और ध्यान दीजिए, अगर मैं दूरी सूत्र की बात करता हूं तो कोई भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर हुआ करता है। आप इसका क्रम बदल सकते हैं, आप x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऐसा भी क्रम किया जा सकता है। तो मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि इस फॉर्मूले को आप ऑरली आप यूज करें और मौखिक रूप से आप यूज करते हुए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। देखिए ए बी की बात करें तो जब x1 - x2 सोचेंगे तो 4 -1 जो कि 5 होगा और यहां पर आपका 1 रहेगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 1 का स्क्वायर 1, 26, यानी टोटल मैंने सीधा लिख दिया है। इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर देना, ए बी का मान √26 हो गया। अब चलें बात करते हैं बीसी के बारे में। जब बीसी के बारे में बात करेंगे तो 3 में से जब -1 घटेगा तो +1 हो गया, तो 3 और 1 जुड़ गया 4, 4 का स्क्वायर 16 याद रखेंगे, और 5 चिन्ह बदलते हुए +1 हो गया, तो ये हो गया 6, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो 36 और 16 मिलकर के हो गया आपका 52 के बराबर हो गया। और जब मैं एसी के बारे में बात करूंगा तो देखो 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और इस 0 में से 5 गया, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो अगेन एसी का मान कितना हो गया सर, वर्गमूल 26 हो गया। तो कुल मिलाकर के दो भुजाएं आपकी बराबर हो गई, पहली चीज तो। और उसके साथ में ये भी मुझे पता लग रहा है कि ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का योग किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर के योग के बराबर है। तो इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज भी हो गया। वापस ध्यान देना, दो भुजाएं बराबर होने के कारण समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल और पाइथागोरस प्रमेय की पोजीशन ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर लगने से यह आपका समकोण त्रिभुज भी हो गया। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो देखो कितना आसान सा प्रश्न हमारा 2018 की परीक्षा में, और लगभग आपने देखा होगा 75 प्रश्न अगर आप लोगों ने किए हैं तो मुश्किल से 10 सवाल आपको ऐसे मिले होंगे जो थोड़े से ज्यादा लेंदी रहे होंगे या थोड़े से टिपिकल हमारे लिए रहे होंगे। बाकी लगभग 75 में से 65 प्रश्न आपके लगभग आसान प्रश्न थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रेणी का nवां पद क्या होगा? और ध्यान दीजिए, इतना प्यारा सा प्रश्न है ये, एक श्रेणी, अब श्रेणी कैसी भी हो सर, है ना। और हम लोग बात कर रहे हैं उसका nवां पद, nth टर्म के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब ऐसा जो प्रश्न है, मैं तो कह रहा हूं कि आपके 2-3 आए ना तो आपको बहुत अच्छा है सर, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको तो केवल n का मान 1 लगाना है, n का मान 2 लगाना है। n का मान 1 लगाने से लगभग 60% केसेस में आपका उत्तर आ जाता है।
और जहां पर n बराबर 1 लगाने पर आपको लगता है कि भाई ये 2 से 3 ऑप्शन हमारे प्रश्न के उत्तर हो सकते हैं, केवल उन्हीं ऑप्शंस के अंदर आपको n बराबर 2 ट्राई करना होगा। 100% केसेस में आपका उत्तर आ जाएगा, n बराबर 3 की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन ध्यान देना, अंडरलाइन कर रहा हूं, इन्वर्टेड कॉमा के साथ में बात कर रहा हूं, लेकिन मेरा यहां पर n वें पद के बारे में बात हो रही है, तो केवल पद के बारे में हो रही है। एक प्रश्न हो सकता है n पदों का योग। ध्यान दीजिए, n बराबर 1 लगाने पर देखिए, चाहे वो nवां पद है चाहे n पदों का योग है, यानी n बराबर 1 का मतलब पहला पद कह दूं या एक पद का योग कह दूं, वो एक ही है, यानी पहला पद है। लेकिन n बराबर 2 रखने पर अर्थ बदल जाता है। n बराबर 2 रखने पर यहां पर कहूंगा मैं 2वां पद, यानी केवल दूसरे पद की बात करूंगा। और अगर शब्द के इस प्रश्न की लैंग्वेज होती n पदों का योग, तो जब 2 रखूंगा तो 2 पदों का योग, और 2 पदों का योग यानी पहले 2 पदों के योग की बात हो रही है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना कि पद पूछा जा रहा है nवां या n पदों का योग पूछा जा रहा है। तो n बराबर 1 में कोई परिवर्तन नहीं है सर, पहला पद या एक पद का योग है, लेकिन परिवर्तन n बराबर 2 में हो जाता है। n वां पद का मतलब है n बराबर 2 से केवल और केवल दूसरा पद है, और n पदों के योग में n बराबर 2 होने का मतलब है 2 पदों का योग, यानी पहला प्लस दूसरा पद। तो फिलहाल यहां पर nवां पद है, तो n बराबर 2 से दूसरा पद है, n बराबर 1 से पहला पद है। तो जैसे ही मैं यहां पर n बराबर 1 रखता हूं सर, देखिए n बराबर 1 रखूंगा तो आपका पहला पद आना चाहिए, तो पहला पद यानी 1 के बराबर परिणाम है, 1 क्यूब बटा 1 1। अब जैसे ही मैं इसमें रखता हूं n बराबर 1, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2 बटा 9, तो ये तो खेल खत्म हो गया सर। n बराबर 1 यहां पर रखता हूं तो 3 प्लस 1 4 बटा 2, ऐसा ही हुआ, बराबर 2 हो गया, जबकि आना चाहिए था 1। ठीक है ना, 3 और 1 4 और 2 का भाग गया 2। यहां पर n बराबर 1 रखने पर 1 में से 2 गया -1, और यहां पर बटे में 3 हो गया, तो ये भी उत्तर नहीं हुआ। अरे भाई 3 उत्तर नहीं है तो चौथा उत्तर ऑटोमेटिक हो गया। और देखिए सर, n बराबर 1 रखने पर यहां पर 2 - 1 बराबर 1 आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो 60% केसेस में तो n बराबर 1 से ही उत्तर आ जाता है। ऐसे बहुत बढ़िया से प्रश्न है हमारे। n बराबर 2 केवल उसी स्थिति में जब 1 से अधिक आंसर आपके n बराबर 1 पर आपका परिणाम पहले पद को देते, तो फिर उन्हीं के अंदर n बराबर 2 की बात करते। फिलहाल यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका हो गया। तो ये कितना आसान प्रश्न रहा, तो ये भी बहुत आसान प्रश्न है हमारा। हमारा प्रश्न कह रहा है बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए किस श्रेणी में होंगे। ध्यान दीजिए सर, अब इस बार की जो परीक्षा होगी उसमें ये प्रश्न आपका नहीं होगा सर, है ना। कारण मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में कि क्यों नहीं होगा या इसकी संभावना क्यों नहीं बनेगी। आपका प्रश्न कह रहा है कि बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, तो मैं यहां से क्या करता हूं, ए बी सी के मान ऐसे ढूंढ लेता हूं जिससे ये समांतर श्रेणी बन जाए। और समांतर श्रेणी बनाने का सबसे आसान तरीका 1 2 3। और जब मेरा ये प्रश्न ये कहता है कि बी स्क्वायर, क्रम का ध्यान रखना सर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यह एपी में है ना। तो इसका मतलब एपी को मानने का सबसे आसान तरीका क्या, 1 2 3 एपी में है। और जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो बी का मान तो 1 है, ए का मान वर्गमूल 2 है, और सी का मान क्या है, वर्गमूल 3 है। तो बी ए और सी का मान, क्योंकि ए स्क्वायर 2 हुआ है सर, और जब ए स्क्वायर अगर 2 के बराबर है तो ए का मान वर्गमूल 2 है, सी स्क्वायर 3 के बराबर होने का मतलब सी का मान √3 है। तो ये ए बी सी मैंने डिफाइन कर लिया। अब मेरा जो प्रश्न कह रहा है वो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए की बात कर रहा है। तो बताओ ए प्लस बी की बात करता हूं, तो ए प्लस बी का मतलब हुआ सर √2 प्लस 1। बी प्लस सी की बात कर रहा हूं तो बी और सी का योग यानी √3 प्लस 1 हो गया, और सी प्लस ए की बात कर रहा हूं तो √3 प्लस √2। अब मैं इसको देखूंगा कि क्या ये एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। ऐसा एपी में कब होंगे सर, ये बताओ मुझे। एपी में उस स्थिति में होंगे जब क्रमागत पदों का अंतर समान हो, यानी कि इसमें से इसको घटा रहा हूं। ध्यान दो, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई करना चाहता हूं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि a2 माइनस a1, और जब a2 में से a1 घटाएंगे इसका मतलब √3 प्लस 1 माइनस √2 माइनस 1, ये कट गया, और परिणाम क्या हुआ, √3 माइनस √2। और जब मैं a3 माइनस a2 करता हूं, तीसरे में से दूसरा घटाने की बात कर रहा हूं, √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस 1, तो यहां पर √3 कैंसिल होकर के √2 माइनस 1। मुझे बताइए क्या ये दोनों चीजें बराबर है क्या। आप कह रहे हैं दूसरे में से पहला पद घटा रहे हैं और तीसरे में दूसरा पद घटा रहे हैं, ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा फेल हो रहा है सर।
इसी प्रकार से अगर गुणोत्तर की बात करूंगा तो भाग देकर के बात करूंगा, और जब भाग देंगे तो ये भी परिणाम आपका नहीं है। ठीक है, जब मैं बात करता हूं ऑप्शन नंबर सी में एचपी के बारे में बात करता हूं, तो बताइए अगर ये पद एचपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये टर्म एचपी में है इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल 1/√3 + 1 और तीसरे पद का रेसिप्रोकल 1/√3 + √2, ये किस में हो जाएंगे सर? ये आपके एपी में हो जाएंगे। और मैं इसको रैशनलाइजेशन कर देता हूं, विपरीत चिन्ह से गुणा भाग कर लेता हूं, तो ये √2 - 1 बटे में 1 हो गया सर। ठीक है ना, विपरीत चिन्ह √2 - 1 से गुणा भाग करने पर √2 - 1 हो गया। यहाँ विपरीत चिन्ह से गुणा भाग करने पर √3 - 1 बटे में √3 का स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा आपका, है ना, 3 - 1, और जब इसको करेंगे तो √3 - √2। अब मैं यहां से देखना चाहता हूं कि भाई a2 - a1 क्या है, क्योंकि अगर ये हरात्मक में है तो इसका रेसिप्रोकल कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब a2 - a1 की बात कर रहा हूं, दूसरा पद में से पहले वाले पद को घटाने की अगर बात करता हूं तो देखिए 2 आपका लसअप हो रहा है, √3 - 1 माइनस का 2 √2 और ठीक है 2 से गुणा हो रहा ना, तो माइनस का 2 √2 और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। तो फाइनली a2 - a1 का मतलब आ रहा है √3 - 2 √2 और प्लस 1/2। और इसी क्रम के अंदर जब मैं a3 - a2 करता हूं, देखो इधर a3 - a2 कर लेते हैं, तो a3 यानी √3 - √2 माइनस √3 - 1/2, फिर से एलसीएम लेते हैं 2 के रूप में, 2 का गुणा करने पर 2 √3 - 2 √2 माइनस √3 और माइनस माइनस का गुणा प्लस 1 हो गया। तो ये पोजीशन 2 √3 में से √3 चला गया, तो √3 - 2 √2 प्लस 1/2। यानी कुल मिलाकर के देखें आप a2 - a1 और a3 - a2 यानी क्रमागत पदों का अंतर समान हो गया। इसका मतलब ये जो ऑप्शन था जिसको हमने चेक कर रहे थे एचपी में, वो हो गया। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3 आएगा। संभावना इसकी कम क्यों बनती है? क्योंकि एचपी जो है हरात्मक श्रेणी, वो आपके सिलेबस का इस बार पार्ट नहीं है, तो संभावना नहीं है कि भी अब आपके जो आंसर्स होंगे सबसे पहले आप चेक करना, इस प्रकार का प्रश्न ये नहीं होगा तो इसका कोई दूसरा प्रश्न हो सकता है, उसमें एपी और जीपी को आप सबसे पहले चेक करना, और उसके बाद बचे तो एचपी है। चौथा ऑप्शन तो ऐसा ही दे दिया जाता है सर, भाई 4 ऑप्शन तो उसको पूरे करने होते ना, तो एपी देगा, जीपी देगा, एचपी देगा, बचेगा कुछ भी नहीं, तो वो कह देगा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो चौथा ऑप्शन सामान्यतः 99.999% केसेस में वो नहीं होता है, एपी जीपी एचपी में से आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पत्थर को किसी निश्चित ऊंचाई से गिराने पर यह जमीन पर 5 सेकंड में पहुंचता है। देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है, पहली लैंग्वेज की बात कर लेता हूं और इससे सीधी सीधी ऊंचाई मुझे नजर आ जाती है सर। ध्यान दें, एक पत्थर को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया गया, मान लेते हैं यहां से एक पत्थर को गिराया गया, ठीक है, और जब पत्थर वहां से गिराते हैं तो प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी आपकी u0 हो गई, ठीक है। और मान लेते हैं कि यह h ऊंचाई है उसकी, a से लेकर के मान लेते हैं यहां पर b तक पहुंचना है उसको, h ऊंचाई रह गई, और यहां पर t का मतलब यहां पर 5 सेकंड है। तो चलिए हमारे पास में क्या चीज नहीं है, वेलोसिटी फाइनल, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, और फाइनल वेलोसिटी पहले समीकरण में v बराबर, तो v की जरूरत नहीं है, और गति का तीसरा समीकरण v² बराबर, तो उसमें भी जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप गति का दूसरा समीकरण आप लगाते हैं, है ना। और जब दूसरे इक्वेशन की बात करूंगा तो h बराबर ut प्लस हाफ gt² की बात करूंगा। तो चलिए h बराबर ut प्लस हाफ gt² में h का मान मुझे चाहिए, u प्रारंभिक वेग 0 होने पर ये 0 हो गया, प्लस हाफ g का मतलब 10 से ले लें, और t का मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया। कैलकुलेशन करते हैं, 2 के पहाड़े से 10 कट जाएगा 5 बार, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का गुणा 125, यानी कुल मिलाकर के 125 मीटर ऊंचाई से पत्थर को गिराया जा रहा है। ये आपका प्रश्न हो रहा है नंबर 1। प्रश्न कह रहा है पत्थर को गिरने के 3 सेकंड बाद रोक लिया जाए। तो अब मुझे क्या करना है, मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई ऊपर से जब गिराया और 3 सेकंड बाद रोका तो 3 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई। तो अब प्रश्न का दूसरा हिस्सा, ठीक है, 3 सेकंड में तय दूरी, वापस वही गति का दूसरा ही समीकरण लगाना है मुझे, और h बराबर ut प्लस हाफ gt², ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, g पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो यहां से h निकलने वाला है, ये u 0 हो गया, 1/2 g का मान 10 और यहां पर 3 का स्क्वायर। देखिए 2 के पहाड़े से 10 कटेगा, 5 बार 3 का स्क्वायर 9 और 5 का गुणा 45।
इसका मतलब पहले 3 सेकंड में वह 45 मीटर चढ़ चुका है और टोटल कितनी है 125 मीटर। अब आगे प्रश्न क्या करा है, पुनः गिरने दिया जाए तो शेष दूरी, और वापस से जब रोक दिया आपने, रोकने का मतलब वापस जब छोड़ेंगे तो वापस प्रारंभिक वेग आपका u आपका 0 के बराबर हुआ। अब प्रश्न का तीसरा हिस्सा जो है, मुझे बताइए शेष दूरी कितनी है या शेष ऊंचाई कितनी है। तो कुल ऊंचाई 125 थी, उसमें से 45 उसने 3 सेकंड में कवर कर ली है, तो पीछे बच गई है आपकी 80 मीटर की शेष ऊंचाई है। और इसको कितने समय में पूरा करेगा, तो फिर से वही गति का दूसरा समीकरण ही लगाना है, h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी। तो h का मतलब इस बार 80 से रहा, u प्रारंभिक वेग फिर से 0 हो गया क्योंकि 3 सेकंड के बाद आपने उसको पत्थर को रोक दिया और रोक करके फिर से उसको गिरा दिया आपने, तो प्रारंभिक वेलोसिटी इनिशियल 0 कर दी, प्लस 1/2 g का मतलब 10 से है और t स्क्वायर, 2 के पहाड़े से 10 काट लेते हैं 5 बार, पक्षांतर कर लेते हैं, तो t स्क्वायर 5 का भाग देने पर 16, और जब t स्क्वायर 16 है तो t का मान क्या हो गया सर, वर्गमूल 16, और 16 का वर्गमूल कितना बना सर, 4 बना। तो हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ऑप्शन नंबर सी 4 सेकंड। तो देखिए प्रश्न में हम लोगों को गति का दूसरा समीकरण 3 बार यूज करना पड़ा। पहले आपको पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ी, फिर 3 सेकंड में तय की गई दूरी की बात हुई, और आखिरी दूरी कितने समय में तय की गई। तो गति का दूसरा समीकरण आपको 3 बार यूज करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा समय है ना मोस्टली आपको देना पड़ा पिछले प्रश्नों की तुलना में, लेकिन प्रश्न फिर भी ये एवरेज लेवल का था, आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। एक द्विपद बंटन में माध्य और प्रसरण क्रमशः 8 और 4 है। Px बराबर 1 का मान क्या होगा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, थोड़ा सा सोचने वाला प्रश्न है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, प्रश्न में देखिए 2 कॉन्सेप्ट, सबसे पहले माध्य क्या है, प्रसरण क्या है, ठीक है, और द्विपद बंटन की बात कर रहे हैं। देखिए एक बार तो आपकी परीक्षा में सीधा सीधा जो है प्रसरण का फॉर्मूला ही पूछ लिया गया, केवल इतना आसान, लेकिन यहां पर माध्य और प्रसरण में कुछ कैलकुलेट करवाया जा रहा है आपसे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले दिमाग में आए कि भी हमारा जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, द्विपद बंटन है। द्विपद बंटन का माध्य क्या होता है, द्विपद बंटन का माध्य NP होता है जो कि 8 के बराबर है, और द्विपद बंटन के लिए प्रसरण यानी वेरिएंस क्या होता है, प्रसरण होता है NPQ जो कि 4 के बराबर है। ये आपके दिमाग में आ जाए, NP 8 है और NPQ कितना है, 4 के बराबर है। कहीं को कंफ्यूजन है सर। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं मैं। अब देखो यहां से आप P और Q के मान निकालेंगे, ठीक है, यहां से आप N का मान निकालेंगे क्योंकि 3 आपके पास में अननोन हो गया, N भी है, P भी है, Q भी है, तो N, P और Q आपको निकालना है। अब देखो कैसे निकालना, ये जो NP का मान है ये आपके पास में आ गया है सर। NP का मान कितना है 8, तो 8Q बराबर 4, तो इसलिए Q का मान कितना हो गया 4/8 बराबर 1/2, Q निकल गया। और हमको ये पता है कि P और Q का योग 1 के बराबर होता है ना, तो P Q का मान अगर 1/2 है, 1 के बराबर है, तो सफलता की प्रायिकता P का मान भी 1/2 हो गया, तो Q आपका 1/2 निकला, उसके रेस्पेक्ट में P 1/2 निकल गया। और जब मैं इक्वेशन नंबर अगर 2 की बात कर लेता हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है आपका NPQ बराबर 4, तो यहां से NP का मान 1/2, Q का मान 1/2 बराबर 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर तीसरा जो मान निकला N बराबर 16 निकला। तो तीनों चीजें जो है NB, PB और QB आपके पास में आ गई है। तो मैंने क्या कहा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न रहा, क्योंकि सामान्यतः होता क्या है द्विपद बंटन के अंदर आपका प्रश्न होता है कि 8 सिक्कों की एक उछाल में, यानी N का मान सीधा 8 आपके पास में होता है। किसी घटना विशेष का उल्लेख किया जाता है कि जैसे ताश के पत्तों में से इक्के का प्राप्त होना, तो वो जो P का मान हुआ इक्का प्राप्त हो रहा है, और कुल 52 पत्तों में से मतलब इक्का आ रहा है 4, तो 1/13 हो गया, क्योंकि 4/52 हो गया, तो आपको सीधा P उस रेस्पेक्ट में दिया जाता है। लेकिन यहां पर इस प्रकार से माध्य का फॉर्मूला आपके दिमाग में हो, प्रसरण का फॉर्मूला दिमाग में हो, तभी हम लोग उसको NP का मान रखते हुए पहले Q का मान, उसके रेस्पेक्ट में P का मान, और P का मान रखने पर N का मान आप निकाल सकते हैं 16 के बराबर। कोई कंफ्यूजन है सर। चलिए अब बात करूंगा मैं यहां पर द्विपद बंटन के लिए प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर्मूला हमारा होता है NCR, Q टू द पावर, पहले Q है सर, इसको विशेष ध्यान देना, और P टू द पावर R। अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है,
q टू द पावर n माइनस आर और p टू द पावर r है। वैल्यूज को रखने की बात करता हूं। n का मान 16 है सर, है ना, n का मान 16, c r का मान 1 है क्योंकि आपका प्रश्न x बराबर 1 की बात की जा रही है, और q का मान हो गया 1/2, 16 माइनस 1, और p का मान है 1/2 की घात 1। कुल मिलाकर के 16 से 1 का 16, और जब इसको हल करूंगा तो 1/2 की घात 16 हो गया, क्योंकि देखिए 1/2 की घात 15 और 1/2 की घात 1, टोटल 15 और 1 घात जोड़ करके 16 घात हो गई। चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूं। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 16 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 4 और 1/2 की घात 16, और आधार समान भाग की क्रिया घातें घट जाएगी, या ऐसा कहें कि 2 की घात 4 से 2 की घात 16 घात ये कट गई है, तो कितना घात बचेगी, 2 की घात 12 बच जाएगी सर। तो 1/2 टू द पावर 12 ये आपके प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर है। ठीक है, तो प्रश्न थोड़ा सा सोचने वाला था, थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्रिकी प्रश्न था। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, यदि a बराबर cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, b बराबर cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, c बराबर cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा, और b बटा c प्लस c बटा a प्लस a बटा b बराबर 1 है, तो इसका मान क्या है। अब ध्यान दीजिए सर, ये आपका प्रश्न कॉम्प्लेक्स नंबर से है। आपके सिलेबस में माइवर थ्योरम नहीं लिखी है, लेकिन इसका जो बेस है वो आपका माइवर थ्योरम का बेस है, और आपको माइवर थ्योरम छोटे स्तर पर पढ़ लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पिछली 4 परीक्षाओं में 2 परीक्षाओं के अंदर माइवर थ्योरम के बेस पर, है ना, बहुत ज्यादा टिपिकल प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन उसके बेस पर हमारे प्रश्न बने हैं, और ये भी प्रश्न आपका बना है। ठीक है, और विशेष बात, किसी ने आपत्तियां भी नहीं लगाई, या आपत्ति लगाई है तो आरपीएससी ने उस आपत्ति को मानी नहीं, ठीक है ना, और उसको जो है प्रश्न को एज इट इज पेपर में रखा गया है। तो चलिए हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, देखो b बटा c की बात मैं करता हूं सर, है ना, और b बटा c का मतलब क्या है, b ये रहा सर cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और c का मतलब क्या है, cos गामा प्लस आयोटा साइन गामा। और यहाँ माइवर थ्योरम का केवल बेस इतना सा लगा है कि जब भी आपके पास में ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्मेशन में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पद हैं, और अगर ऐसे कुछ पद गुणा में हैं, तो कोणांक यानी जो कोण लिखा जाता है साइन कॉस के बाद वाला, वो आपस में जुड़ जाता है, और अगर यहाँ भाग की स्थिति है तो जो कोण होगा वो आपस में घट जाएगा। केवल इतना सा कॉन्सेप्ट माइवर थ्योरम का यहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, तो जब मैं इसका भाग लूंगा तो भाग देने का मतलब है कि ये जो कोण है ना, आपस में भाग देने पर ये कोण आपस में घट जाते हैं। अगर यही पद एक और उसके साथ में दूसरा पद लिखा जाता, गुणा में होता, तो ये जुड़ जाते हैं। तो फिलहाल बात कर लेता हूं, कॉस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन बीटा माइनस गामा, ये चीज हो गई सर बी बटा सी। अब मुझे बताइए, इसी पैटर्न को आप फॉलो कर लें सर आगे के लिए, तो मैं इसको पूरा एक साथ में अब लिख देता हूं। तो अब ध्यान दीजिए, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पहली चीज तो ये दिमाग में आई भाई, है क्या, बी बटा सी, इस प्रकार के कॉस प्लस आयोटा साइन के पद हैं, भाग में है, कोण आपस में घटा दिए। अब मेरा प्रश्न कहता है बी बटा सी प्लस सी बटा ए प्लस ए बटा बी बराबर 1। चलिए बी बटा सी अभी अभी ने निकाला, उसी को मैं लिखता हूं, बी बटा सी में कॉस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन बीटा माइनस गामा। चलिए आगे बढ़ता हूं, सी बटा ए। अब आप थोड़ा सा विचार करें, सी का मतलब ये वाला गामा का पद ऊपर है और ए यानी अल्फा वाला पद नीचे है, तो घटाएंगे तो आगे कौन रहेगा, गामा आगे है, अल्फा पीछे, ठीक है ना। तो प्लस में ये हो जाएगा सर कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन गामा माइनस अल्फा। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, ए बटा बी को देखता हूं, ए का मतलब अल्फा वाला पद ऊपर है ए, और बटे में बी का मतलब बीटा वाला पद नीचे है, घटाने पर अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। तो प्लस में कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 का मतलब 1 प्लस 0 आयोटा, या 1 ऐसा कर लेते हैं, 1 का अभिप्राय 1 प्लस 0 आयोटा से रहा। तो मैं जब यहां पर देखिए, ये 1 कौन है सर, ये इसका रियल पार्ट है, तो मैं इसकी तुलना कर लेता हूं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर करते ही मेरा प्रश्न का उत्तर आ जाता है, क्योंकि यहां पर कॉस कॉस और कॉस के पद हैं जो कि रियल पार्ट है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं सर, इसके वास्तविक भागों की तुलना कर रहा हूं, वास्तविक भागों की
तुलना करते हैं सर, और जैसे ही वास्तविक भागों की तुलना कर रहे हैं तो देखिए हमारा ये भाग हो गया कॉस बीटा माइनस गामा, वास्तविक का मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, वास्तविक भाग में ये आएगा, प्लस में कॉस गामा माइनस एल्फा, और वास्तविक में ये भी आएगा प्लस में कॉस एल्फा माइनस बीटा, और वास्तविक भाग क्या है 1। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगर ये प्रश्न हमारा साइन के पदों में होता तो क्या करता मैं, उस स्थिति में काल्पनिक भागों की तुलना करता, और काल्पनिक भागों में एक पद ये होता, इसमें आयोटा को छोड़ करके साइन बीटा माइनस गामा, दूसरा साइन गामा माइनस एल्फा, और तीसरा साइन एल्फा माइनस बीटा बराबर किसके हो जाता, काल्पनिक भाग यानी 0 के बराबर हो जाता। तो साइन के पदों का योग 0 के बराबर और कॉस के पदों का योग 1 के बराबर। तो प्रश्न नो डाउट आसान था। ठीक है सर, यहां पर केवल ये भाग की स्थिति अगर आपके जानकारी में है तो ये प्रश्न हमारा आसानी से हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दो सरल रेखाओं के मध्य कोण कितना है, बहुत आसान सी चीज है, लेकिन ध्यान देना सरल रेखाएं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है उसको जरूर देखना। वैसे जब मैं इस प्रश्न को देख रहा हूं, देखो एक्स वाई जेड अकेले हैं आगे की ओर है, एक्स वाई जेड अकेले हैं आगे की ओर है, यानी मेरी समीकरण स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सबसे पहले तो ये देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। क्लियर है सर? और जब स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाए तब आप उनके मध्य का कोण, दो रेखाओं के मध्य का कोण कॉस के पद में है, और ये कोण है आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है ना? और आवश्यकता पड़े तो इसको मोड लगा देते हैं, इसके धनात्मक मान की बात कर लेते हैं। तो ये दो रेखाओं के मध्य का कोण है। अब a1 a2 कहाँ है सर? ये रहा सर आपका, ये जो मान है ये पहले वाले का a1 है, ये b1 है और ये c1 है। और दूसरी रेखा के लिए ये वैल्यू जो बन रही है आपकी a2 b2 और c2 की है, तो मैं अब इसको डायरेक्ट अप्लाई करना चाहता हूं। ठीक है, a1 a2 के मानों को सीधे सीधे रखने की बात करूंगा मैं। तो cos थीटा बराबर a1 a2 का मतलब ध्यान दो, ये 2 का 1 से गुणा a1 a2 2 हो गया। इसी क्रम में b1 b2 5 का 2 से गुणा 10 हो गया, c1 c2 4 का -3 से गुणा -12 हो गया, अपॉन में रूट में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। वैसे तो ये मुझे करना नहीं चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? अंश में 12 - 12 0 हो गया सर। अब चाहे नीचे कुछ भी रहे, ठीक है, चलो ऐसा कर देते हैं, नीचे कुछ भी रहे, 0 में किसी का भी भाग जाएगा तो क्या आएगा सर? 0 ही आएगा, ये तो तय हो गया आपका। ठीक है ना? और अगर लगे कि ना कर लेते हैं तो आप कर सकते हैं a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर में 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 29 और 4 का स्क्वायर 16, 29 और 6 35, 10 45, ये हो गया। और a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर 9 और 4 13 और 1 14। लेकिन आपके दिमाग में आए कि प्लस वाला जो है 10 और 2 12 है, 12 घट गया 0, और 0 में किसी का भी भाग जाएगा, हमारा परिणाम 0 आएगा। और कॉस का मान 0 है, तो इसलिए थीटा कितना हो गया? 0 कब होता है? जब 90 डिग्री होता है। समझ गए? ये आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 के द्वारा दिया जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है ना? आपको मैं कह रहा हूं एवरेज लेवल से भी नीचे का प्रश्न, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला है आपका, दो रेखाओं के मध्य का कोण, दो समतलों के मध्य कोण। कई बार जो है आप लोगों ने इस प्रकार को प्रश्न को किया होगा। अगला प्रश्न है, z बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स हो तो del 2z बाय del x स्क्वायर प्लस del 2z अपॉन del y स्क्वायर का मान क्या होगा? है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, 2 बार आपको इसको यूज करना है। देखिए क्या स्थिति है हमारी। हमारा प्रश्न है z बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। पहले मैं x के रेस्पेक्ट में बात करता हूं, तो देखो del z अपॉन del x जब करूंगा तो पहले तो tan इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा, और tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स y बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब चेन रूल से जब y बाई एक्स की बात करूंगा तो यहां पर y कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो y को y एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहा हूं मैं, और 1 बाई एक्स का अवकलन -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हटाते हैं सर लाइन को।
तो इसका हो गया माइनस का 1/x²। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपके दिमाग में आई। वापस ध्यान देना, tan इनवर्स का फॉर्मूला, फिर y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए 1/x का माइनस 1/x²। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। सिंप्लीफाई करना यानी x² एलसीएम हो गया, जो कि रेसिप्रोकल होकर के ऊपर पहुंच गया अंश में, x² अपॉन x² प्लस y², और यहां पर माइनस y/x²। तो चलिए इसको मैं x² से x² काट सकता हूं, तो ये परिणाम है हमारा डेल z/डेल x का, माइनस y अपॉन x² प्लस y²। अब वापस से मैं इसका दोबारा अवकलन कर रहा हूं डेल 2z अपॉन डेल x² के रूप में, और जब दोबारा करूंगा तो देखिए माइनस y एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, उसको बाहर कर दिया। फॉर्मूला लग रहा है 1/x का, और 1/x का हो रहा है माइनस 1/x², तो ये माइनस 1/x² की फॉर्म हो गई। ठीक है, उसके बाद में y² कांस्टेंट जिसको 0 कर देंगे, और x² का हो गया 2x। तो कुल मिलाकर के डेल 2z अपॉन डेल x² का मान क्या हो गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, 2xy अपॉन में x² प्लस y² का होल स्क्वायर। ये आपका परिणाम हो गया। तो पहली चीज तो मुझे लगता है समझ में आ गया सर आपको। जो प्रोसेस हमने किया सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन को ज्ञात करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू x, वही तरीका अब y के लिए आपको यूज करना है। तो चलिए अब दोबारा से बात करता हूं। अब मैं प्रश्न y के लिए बात कर रहा हूं। z इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो डेल z अपॉन डेल y की बात करेंगे। वापस से tan इनवर्स का पहले फॉर्मूला 1/1 प्लस x², इट मींस y/x का होल स्क्वायर। यहां से एज ए कांस्टेंट 1/x कांस्टेंट है, और y का अवकलन 1 हो गया सर, तो ये 1/x के रूप में हुआ। ठीक है, अब ये ध्यान देना, ये अलग से है सर, है ना, इसको मैं कोष्टक कर देता हूं। ये गुणा में 2 और x नहीं है ना। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो x² ऊपर पहुंच जाएगा, x² प्लस y² हो जाएगा, और ये 1/x आपका है। ठीक है, तो x से ये एक x कट गया, तो ये चीज हो गई सर डेल z अपॉन डेल y बराबर x अपॉन x² प्लस y² हो गया। चलिए अब मैं इसका सेकंड ऑर्डर की बात करता हूं, डेल 2z अपॉन डेल y²। यहां से x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। एक बात, 1/x का फॉर्मूला माइनस 1/x² के रूप में लगेगा, ये रहा सर, लग गया। और उसके बाद चेन रूल से x² का 0 और y² का 2y हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के डेल 2z अपॉन डेल y² का मान क्या हो गया, एक माइनस हुआ, 2xy हुआ, और डिवीजन में x² प्लस y² का होल स्क्वायर हो गया। अब आप ध्यान दें कि भी यहां से जब मुझे इन दोनों को जोड़ना है ना, अब जब इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, x² प्लस y² का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में एक जगह 2xy पॉजिटिव है और एक जगह 2xy नेगेटिव है, तो जोड़ने पर आपका उत्तर क्या बन जाएगा, हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 0 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न आसान था, डिफरेंशियल बहुत लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन हाँ इसको हल करने के लिए थोड़ा सा हमको समय चाहिए सर, है ना। तो इसके लिए 1 मिनट से ज्यादा आपको समय लग जाना है ना, 1 से 1.5 मिनट का समय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री के उपयोग के दौरान कौन सा शिक्षण सूत्र तुलनात्मक दृष्टि से न्यून उपयुक्त है। देखिए सर यहां पर कह रहा है सबसे कम उपयुक्त है, इसका उपयुक्त तो सभी है, लेकिन सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। और इसके अंदर ध्यान देना, बहुसंवेदी अनुभव, जब आप श्रव्य दृश्य सामग्री की बात करेंगे तो अलग अलग प्रकार के अनुभव आपको, है ना, मिल जाने हैं। सरल से कठिन की ओर, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात, अनिश्चित से निश्चित की ओर। देखो होना तो सभी है, लेकिन सबसे कम अगर उपयोगिता है, उपयुक्त है, तो वो अनिश्चित से निश्चित की ओर चलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, इकाई उपागम मॉरिसन, सीधी सी बात है, ये आपने तो रट लिया होगा सर, है ना, आधी रात को जगाएंगे तब भी अपना उत्तर मिल जाएगा। इकाई उपागम मॉरिसन आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न तो डायरेक्ट अप्रोच है सर। अब देखो पिछले प्रश्न में अगर 2 मिनट लगे, तो इन 2 प्रश्नों के अंदर आपको तो 20 सेकंड भी नहीं लगे हैं, तो कुल मिला के बैलेंस हो जाता है सर। और बैलेंस होकर के हम लोग 75 से ज्यादा प्रश्न सही करने की स्थिति में निश्चित रूप से रहने वाले हैं। मैं बार बार आपसे लगातार ये चीज कह रहा हूं सर, ठीक है, इसको ध्यान दें। और 75 प्रश्न हल करने का मतलब 50% करेक्ट आंसर, और 50% आप बहुत अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं सर।
क्योंकि आज तक जो है 50% कभी मेरिट गई नहीं सर। अब इस बार कोई चमत्कार हो जाए तो एक अलग मैटर है, लेकिन अभी तक कभी मेरिट 50 से ऊपर गई नहीं, क्योंकि भी संभावना बनती नहीं है सर। अब अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज का केंद्रक 2,7 है, इसके दो शीर्ष 4, 8 और -2, 6 है, त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा? गौर कीजिए, एक ट्राइंगल की बात कर रहा है। प्रश्न कह रहा है इसका सेंट्रॉइड, ठीक है ना, सेंट्रॉइड जिसको आप जी लिखते हैं, ओ लिखना चाहें तो ओ लिखें, ये सेंट्रॉइड आपका 2,7 है। त्रिभुज के दो शीर्ष 4, 8 है, 2 वर्टिसेस आपके पास में है, दूसरा -2, 6 है। आपका प्रश्न कह रहा है तीसरा शीर्ष ज्ञात करें एक्स वाई। अगर आप चाहें तो मौखिक रूप से कर सकते हैं, 4 और -2 का 2 हो गया, 3 से गुणा करने पर ये 6 हो गया, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, और 4 एक्स कोऑर्डिनेट एक ही है। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो ओरली कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई केंद्रक हमारे पास में है, सेंट्रॉइड हमारे पास में है, ध्यान दीजिए, तो केंद्रक क्या है? 2,7 है। केंद्रक का मीनिंग क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है त्रिभुज के लिए? तीनों एक्स कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3 by 3, y1 + y2 + y3 by 3 बराबर में कौन है? 2,7। ध्यान दीजिए, जब मैं यहां से बात करूंगा x1 x2 x3 by 3, y1 y2 y3 by 3, तो x1 ये रहा सर, एक मान लेते हैं, x2 ये रहा, x3 ये रहा, तो इन तीनों को जोड़ करते हुए x + 2 लिखूंगा बटे में 3। y1 y2 y3 का मतलब ये y, ये 8 और ये 6, तो कुल मिला के हो गया y + 14/3 बराबर में कितना हो गया? 2,7। और जो मैंने अभी डिस्कस किया था ठीक ठीक वही चीज है, x कोऑर्डिनेट के साथ में x कोऑर्डिनेट की जब बात करूंगा तो x + 2/3 बराबर 2, वज्र गुणा करने पर 6, तो x + 2 बराबर 6, x का मान 4, और जैसे x का मान 4 आया मैंने देखा ऊपर, पता लगा x का मान 4 तो एक ही ऑप्शन में है, तो इसका मतलब यही मेरा उत्तर है। ठीक है, और दूसरा कंपेयर जब मैं कर रहा हूं y कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो देखिए पोजीशन y + 14 by 3 = 7, तो y + 14 बराबर 21, और 14 को घटाने पर y बराबर 7, तो आपके निश्चित रूप से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। तो ये लगभग आसान प्रश्न है सर। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पोस्टमैन शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ वर्ड पोस्टमैन? यदि प्रत्येक शब्द P से प्रारंभ हो और N से खत्म हो, यानी इफ ईच वर्ड स्टार्ट विथ P एंड विथ N। अब देखिए सर, इससे आसान प्रश्न क्रमचय संचय का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पोस्टमैन शब्द है उसमें आपका प्रश्न कह रहा है P स्टार्ट है, फिक्स हो गया सर, N से एंड होना है, N से एंड ये भी फिक्स हो गया, और रीप आपके बदलने वाले हैं OSTMA, यानी ये जो है केवल और केवल इन 5 अक्षरों का अरेंजमेंट हमको करना है। ठीक है, इन 5 अक्षरों को आपको जमाना है आगे पीछे क्रम करते हुए, और जब 5 अक्षरों का अरेंजमेंट हो गया तो सीधी सी बात है, क्योंकि ये दोनों फिक्स हैं, अपने स्थान से हिलेंगे नहीं, ये आगे पीछे होंगे, नए नए शब्द आपके बनते जाएंगे, और 5 अक्षरों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 जो कि 120 होता है। और खास बात, इन 5 अक्षरों में से कोई भी रिपीट भी नहीं है सर। अगर रिपीट होता तो जो अक्षर जितनी बार रिपीट होता उसका भाग जाता है, तो फैक्टोरियल 5 हमारे प्रश्न का उत्तर 120 हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। तो अब मुझे बताइए आसान रहा या ना रहा? बिल्कुल निश्चित रूप से आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, y बराबर log x, x अक्ष x बराबर 1 और x बराबर 2 से घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी एरिया अंडर द कर्व, और खास बात यहाँ पर है एक ही वक्र आपको दिया है ना, वक्र भी 2 नहीं है, ताकि आप y1 - y2 या किस स्थिति के अंदर आप उलझें वो भी स्थिति नहीं है। सीधा x कहां से कहां वेरी कर रहा है, x का मान वेरी कर रहा है, और एक ही कर्व है y = log x, बस सीधा अपना आंसर हो गया सर। एरिया अंडर द कर्व के लिए यहां पर जो आपका फॉर्मूला होता है x1 से x2 और y dx से सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। x1 से x2 का मतलब है x वेरी कर रहा है 1 से 2, और y का अभिप्राय हुआ log x dx। और मुझे बताइए इसको करने के लिए क्या करना है? log x का इंटीग्रल सीधा सीधा आपने नहीं पढ़ा होगा, इसका इंटीग्रल करने के लिए आपको बाई पार्ट की बात करनी पड़ेगी। log x को आपको क्या करना होगा? 1 से गुणा करना होगा, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानना होगा। बस देखिए सर, इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो पहला का हो गया log x फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब मुझे बताइए सेकंड का इंटीग्रल, यानी सेकंड आपका 1 है, और इस 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x,
और यहां से लिमिट लगा लेते हैं 1 से 2, माइनस इंटीग्रल 1 to 2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, भाई फॉर्मूला लगा रहा हूं बाय पार्ट्स वाला, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दूसरा 1 का समाकलन x, और ये dx हो गया, तो x से x कट गया सर। चलिए तो यहां पर जो पोजीशन हो रही है देखो, 2 को मैं रिप्लेस करता हूं पहले x के स्थान पर, तो पोजीशन हमारी बनी log 2, और ये वाला जो 2 है इसको मैंने आगे की ओर लिख दिया सर 2 log 2, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। वापस ध्यान देना कि जब रिप्लेसमेंट कर रहे हैं अपर लिमिट को लगा रहे हैं तो 2 log 2 आ गया, और लोअर लिमिट लगाने पर 1 log 1 हो गया, और log 1 का मान 0 होता है, आपकी जानकारी में होना चाहिए। और जब इसका करेंगे 1 का तो ये फाइनली x हुआ और 1 2। चलो इसको देखते हैं, तो ये पोजीशन जो 2 को हम पावर में लेना चाहेंगे तो ये पोजीशन बनेगी हमारी log of 2 to the power 2, log 1 का मान 0 है इसलिए आप इसको 0 लिख दें या छोड़ दें जैसा भी हो, माइनस में यहां पर 2 - 1, तो फाइनली पोजीशन क्या बन रही है log 4 -1। और ध्यान देना इस प्रकार का रिजल्ट नहीं है तो 1 को क्या लिखने वाले हैं log a लिखने वाले हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे log 4 माइनस log a, और जब log का 2 परिणाम है log m माइनस log n है तो बेसिकली ये log m/n की पोजीशन है, तो log m/n यानी 4/e, ये आपके प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 log 4/e, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है एवरेज लेवल का प्रश्न था, बहुत लंबी चौड़ी गणनाएं भी नहीं थी, बहुत कॉम्प्लिकेट केस भी नहीं था, और आसानी से हम अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, केवल एरिया अंडर द कर्व, और वो भी सिंगल एक ही कर्व था। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, PA 1/3 है, PB 1/4 है, PA/B ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करता है 1/6 है, और PB/A क्या होगा, ये भी आपका औसत स्तर का प्रश्न है। देखिए किस प्रकार से जो चीज आपको दे रखी है वहां से शुरुआत करना, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात मैं आपसे करना चाहता हूं, PA/B 1/6 के बराबर, ठीक है। अब PA/B का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला होता है सर PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, ये इसका आपका फॉर्मूला है 1/6। इसमें क्या क्या मान है वो डाल देते हैं, तो PA इंटरसेक्शन B मेरे पास में नहीं है, लेकिन PB का मान मेरे पास में है। PB का मान क्या है 1/4 रख दिया बराबर 1/6, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है सर एज इट इज, है ना, तो यहां से PA इंटरसेक्शन B किसके बराबर हो गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/6, इट मीन्स 1/24। तो ये एक नया परिणाम हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के द्वारा PA इंटरसेक्शन B को ज्ञात किया। कोई कंफ्यूजन है सर? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब जब मुझे चाहिए PB/A, देखिए सर ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और इसका परिणाम क्या हुआ PA इंटरसेक्शन B, और बटे में A है तो PA हुआ। बताइए PA इंटरसेक्शन B क्या है PA इंटरसेक्शन B अभी अभी हमने निकाला 1/24, तो ये हमने लिखा 1/24, और PA कितना है PA है 1/3, भाग उलट गुणा कर लेते हैं, 1/24 गुणा 3/1, 3 के पहाड़े से मैं इसको काट लेता हूं 8 बार, और हमारा परिणाम क्या रहा 1/8। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया, और ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। तो ये भी आसान प्रश्न था। तो आप देखो मैं क्या कह रहा हूं कि पिछले 75 सवाल किए तो उसमें मुश्किल से 10 सवाल हमारे लिए टिपिकल रहे होंगे सर, और अभी तक जितने प्रश्न हो गए हैं 14 प्रश्न हो गए हैं सर, 71 से लेकर के 75 के बाद में हम 76 से लेकर के 89 तक, और 14 प्रश्नों में से मुश्किल से एक प्रश्न लेंदी रहा, बाकी लगभग हमारे एवरेज लेवल के या आसान प्रश्न, है ना, एवरेज से भी नीचे वाले स्तर के प्रश्न रहे। अब 90 वाला प्रश्न देखें, ए आपके पास में A इनवर्स किसके बराबर है। अब ध्यान दीजिए सर, अब मैं इसको 2 प्रकार से प्रश्नों को हल कर सकता हूं, ठीक है। एक प्रकार कि जब A मेरे पास में है ऑप्शन के माध्यम से, कि भाई जैसे देखो ऑप्शन में आपके दिमाग में क्या चीज होनी चाहिए कि A और A इनवर्स का जब गुणा करता हूं तो मैं I के बराबर आता है, ध्यान दो, ऐसा सोच सकते हैं ना सर, A और A इनवर्स का गुणा I है। अब थोड़ा सा विचार करें कि अगर A ये है और अगर इसका 0 का मतलब नल मैट्रिक्स, 0 0 0 से गुणा करूंगा तो क्या परिणाम I के रूप में आएगा। भाई अगर आप नल मैट्रिक्स से गुणा कर रहे हैं, ध्यान दें मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑप्शन नंबर 4 के लिए कि अगर A का यहां 0 से आप गुणा कर रहे हैं, 0 0 1 0 1 0 0 0 1 से अगर आप ऐसा 0 0 0 का गुणा अगर कर लेंगे
तो बताइए क्या मिलने वाला है आपको, वापस 0 0 तो मिलने वाला है। और जबकि हम कह रहे हैं कि क्या मिलना चाहिए, आई मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं हुआ सर। इसी क्रम में आपके दिमाग में यह भी आना चाहिए कि ए और आई का गुणा वापस ए के ही बराबर होता है, और जबकि हम कह रहे हैं अगर इनवर्स है तो आई आना चाहिए, लेकिन ए का आई से गुणा ए है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी मेरा प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन ए और बी के अंदर कि क्या हम ए का ए से गुणा करें तो क्या इकाई मैट्रिक्स हमारी बनती है क्या, या माइनस ए से गुणा करें तो इकाई मैट्रिक्स बनती है। तो फिलहाल में ए ये है, और अगर ए इनवर्स के रूप में मैं अगर आई को ए को पढ़ता हूं, है ना, मैं ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई कर रहा हूं, तो ए और ए का गुणा आई होता है या नहीं होता ये देखना है, क्योंकि अगर ये ए है और उसका इनवर्स भी ये ए है अपना उत्तर के रूप में, तो ए और ए का गुणा आई होगा, तभी ए अपने आप का इनवर्स होगा। तो चलिए देखते हैं सर, ए के गुणा की बात कर रहे हैं, 0 0 1 0 1 0, यहां पर 1 है ना, 1 0 0, और ए 0 0 1 0 1 0 1 0 0, जब गुणा करेंगे पंक्ति और स्तंभ का गुणा करते हैं, और जब पंक्ति का स्तंभ के अवयवों से गुणा कर रहे हैं, देखिए 0 का 0 से, 0 का 0 से, 1 का 1 से गुणा क्या बना, 1 बना। पहली पंक्ति के साथ अब मैं दूसरे स्तंभ के अवयवों की बात कर रहा हूं, तो गौर करें 0 का 0 से 0, 0 का 1 से 0, 1 का 0 से 0। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ में भी 0 रहा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ परिणाम 0, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ परिणाम 1, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1, यानी ये आई आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ए और ए का गुणा आई है, तो इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं ए और ए इनवर्स आई होता है, तो ए इनवर्स खुद क्या है, ए इनवर्स ए के बराबर है, और मेरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। भाई देखो ये किस लिए किया सर, ये इसलिए किया कि 2 ऑप्शन तो मुझे पता लग गए कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि अगर आपके पास में नल मैट्रिक्स है 0 वाली है तो उत्तर 0 आना है, अगर आपके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो परिणाम वही ए के बराबर आना, आई के बराबर तो आना नहीं है। तो जब 2 ऑप्शन तो सीधे देखते ही कट गए हमारे, तब बचा तो 2 ऑप्शन ही है, उन्हीं को ट्राई करना है। और इस एक नेगेटिव था एक पॉजिटिव था, तो पहले मैंने पॉजिटिव को चेक कर लिया, वो नहीं होता तो फिर उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो ही जाता। दूसरा तरीका ए इनवर्स का जो तरीका है क्या होता है सर, दूसरे तरीके की बात कर रहा हूं, ए इनवर्स जो होता है 1 अपॉन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला होता है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को एडॉप्ट करते हुए आप यहां पर इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। और जब आप देखेंगे तो 1 अपॉन ये डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ए की बात करेंगे तो ये वैल्यू जो है आप इसका प्रसार करते हुए आप निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए करने के लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। जब कोफैक्टर्स हो जाएगा तो फिर कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आपको बनानी पड़ेगी, और कोफैक्टर्स की जब मैट्रिक्स बन जाएगी तो उसका ट्रांसपोज करते हुए एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना पड़ेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए में ए के सारणी का भाग देते हुए अपने प्रश्न का उत्तर निकालना पड़ेगा, तो वह भी आपका ऑप्शन नंबर 2 के द्वारा दिया जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि ऑप्शन में चूंकि 2 ऑप्शन हमको मिल गए थे तो ये सबसे आसान हमारे लिए रहा। तो चलिए सर, आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने 15 सवाल जल्दी से हम लोगों ने निपटा लिए, है ना। 76 से लेकर के 90 तक के प्रश्न हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि इससे आपको ये जज करने में और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि अरे ऐसे प्रश्न आते हैं, इतने आसान प्रश्न हैं, ठीक है, एवरेज लेवल के हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ एवरेज लेवल का प्रश्न जो सॉल्व कर लेगा उसका सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है सर, और एक निवेदन और कर देता हूँ कि भी आपने जो है यूट्यूब के ऊपर तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया है सर, मैथ्स बाय भावेश सर, लेकिन अगर आप लोगों ने प्ले स्टोर से अगर भावेश मैथ्स अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि भावेश मैथ्स ऐप के ऊपर सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए 5 टेस्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है ना, जिसमें से एक टेस्ट हो गया है, और जो 5 टेस्ट होंगे 150 प्रश्नों के आपके टेस्ट होंगे, फुल लेंथ आपके टेस्ट हैं, और उन टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उसी के साथ में वहां पर कुछ अलग अलग कोर्सेज उसको भी जो है हम लोगों ने उस ऐप के ऊपर शुरू कर दिया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप जो है बने रहेंगे इस क्लास के साथ के अंदर। आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।